हे एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 11 प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी पुष्प भी देखते हैं। आपके विचार से इन वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं? तो वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती है? क्या कारण होता है कि जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिख जाती है? आमतौर पर जो वस्तुओं को देखने का कारण होता है वो है प्रकाश की उपस्थिति। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा वहां पर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। अंधेरे कमरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वहां पर टॉर्च जलाते हैं या फिर लाइट ऑन कर देते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो जो कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जीव जंतु है, इन सबको हम किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश की सहायता से देखते हैं। रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। इसी तरह जैसे टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। टॉर्च का बल्ब हो गया। फिर जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, ये क्या है? ऐसी वस्तु है जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है दिन के समय। दिन के समय हम इसी प्रकाश की वस्तुओं को देखते हैं। दिन के समय हम इसी से प्रकाश की वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त मतलब जो जलते हैं, स्वतः ऊर्जा देने वाले, स्वतः रोशनी देने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। जैसे सूरज होगा, हमारे जितने भी सितारे होते हैं, सारे के सारे दीप्त पिंड कहलाए जाते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहोगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत के प्रकाश के इनके ऊपर पड़ता हो। इनके अलावा हम इनको नहीं देख सकते। जैसे कोई भी जूते है, कोई चित्र है, कुर्सी है, कमरे में रखी अन्य वस्तुएं है, हम उनको केवल तभी देख सकते हैं अगर उनके ऊपर रोशनी हो या फिर उनके ऊपर लाइट पड़ रही हो। वो लाइट सूर्य की भी हो सकती है, टॉर्च की भी हो सकती है, या फिर जो बिजली का बल्ब होता है, विद्युत का बल्ब होता है, उसकी भी हो सकती है। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, इनके बारे में हमने अध्याय 4 में भी पढ़ा था। तो पारदर्शी कौन सी वस्तु होती है? जिनके आर पार हम बिल्कुल आर पार देख लेते हैं, जैसे कि कांच की खिड़की। अपारदर्शी, अपारदर्शी हमारी वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, हमारा लोहे का टुकड़ा होगा, उसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। पारदर्शी, अपारदर्शी हमें पता लग गए। तो पारभासी क्या होते हैं? कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक स्पष्ट हम नहीं देख सकते हैं। ऐसी वस्तु को पारभासी कहते हैं कि हमें दूसरी साइड कुछ होने का तो आभास होता है, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि उधर कुछ चीज है, ये वो क्या है। फिर आता है क्रियाकलाप नंबर 1। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है कि अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करना है तथा उनके आर पार देखने की कोशिश करनी है। वस्तुएं कौन सी हो सकती है? हमारी रबड़ हो सकती है, प्लास्टिक का टुकड़ा हो सकता है, पेन हो सकती है, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, या कोई भी इस तरह की जो भी हमारे आसपास हमें चीजें दिखाई दे, उनके आर पार हमें देखने का प्रयास करना है। फिर उनको हमें इस सारणी के अंदर भरना है। जैसे कि यहाँ की हमारी वस्तु, पदार्थ, वस्तु के पार देखना संभव है अथवा नहीं, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, कैसी वो वस्तु है, तो इनका अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। जैसे कि पहले हमारी पेंसिल, पेंसिल के आर पार हम देख सकते हैं या नहीं? नहीं, हम इसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये कौन सी वस्तु होगी? अपारदर्शी। रबड़ की गेंद, रबड़ की गेंद के आर पार भी हम नहीं देख सकते, तो ये कैसी वस्तु होगी? ये भी अपारदर्शी वस्तु होगी। फिर आती है हमारी लिखने के कागज की शीट। तो लिखने की जो कागज की शीट होती है, उसको अगर हम प्रकाश के सामने करें तो थोड़ा सा प्रकाश अंदर आता है, तो ना तो वो पारदर्शी होती, नहीं अपारदर्शी होती है। तो क्या होगी? वो पारभासी। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। जो अपारदर्शी होगी उनके आर पार प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरेगा, जो पारदर्शी होगी उनके आर पार प्रकाश बिल्कुल एकदम से गुजर जाएगा, जबकि पारभासी में प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं गुजरकर आंशिक रूप से गुजरेगा। और फिर क्या आता है हमारा छायाएं वास्तव में क्या होती है? क्रियाकलाप नंबर 2। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर रख दीजिए।
क्रियाकलाप 2 में हमें ये करना है कि जमीन के ऊपर एक कागज की शीट बिछा देनी है तथा उसके ऊपर दूर कहीं पर एक ऐसी अपारदर्शी वस्तु लगानी है जिसकी हम छाया उसके ऊपर दर्शा सके। जैसे हमने कोई पेंसिल, फोन या फिर कोई भी इस तरह की कोई गत्ते का टुकड़ा है या फिर कोई भी ऐसी चीज हमने थोड़ी दूरी पर रख दी कि उसकी छाया वहां पर पड़े। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक पेंसिल लेकर उसकी आउटलाइन वहां पर बना लेनी है। जो छाया पेपर के ऊपर पड़ रही है उसकी आउटलाइन बना लेनी है। जब ये बाहरी रेखा खिंच जाए तो इसके बाद क्या करना है हमें, इस तरह हमें वस्तु के अलावा किसी अन्य मित्र को हम वहां पर खड़ा कर सकते हैं जिससे हमें वस्तु की पहचान। आउटलाइन बनाने के बाद हमें क्या करना है, किसी मित्र को बुलाना है और उसे छाया के द्वारा पहचानने का प्रश्न करना है। क्या वह उसकी छाया देखकर वस्तु को पहचान सकता है अथवा नहीं। देखो, क्या आपको अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो क्या छाया जहाँ पर प्रकाश का स्रोत होगा केवल वहीं पर दिखाई देगी? हाँ, वहीं पर ही हमें छाया दिखाई देती है जहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत होगा। लेकिन प्रकाश का स्रोत होने ही क्या काफी है छाया देखने के लिए? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु भी होनी चाहिए, क्योंकि खाली प्रकाश है तो वहां पे छाया बनाने के लिए कोई वस्तु तो बीच में रखनी पड़ेगी ना। लाइट के सामने अगर हमने गिलास रख दिया तो गिलास की छाया सामने पड़ेगी, लेकिन अगर उसके सामने हमने शीशे रख दिया तो उसकी जो परछाई होगी वो सामने नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अन्य वस्तु की भी आवश्यकता होती है। फिर आता है क्रियाकलाप नंबर 3। देखो, क्रियाकलाप नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, खुले मैदान में जाना है और अपने किसी मित्र के ऊपर टॉर्च से हमें लाइट लगानी है, जिस तरह से ऐसे लगाई हुई है। अगर इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है या कोई इमारत नहीं है तो क्या फिर भी हमें छाया दिखाई देगी? संभवतः नहीं, क्योंकि छाया दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी सरफेस की आवश्यकता होगी या फिर किसी दीवार की आवश्यकता होती है। लेकिन इसी समय अगर पीछे कोई दूसरा मित्र किसी पेपर को या फिर किसी गत्ते को पकड़कर खड़ा हो जाए तो वहां पर क्या होता है, हमें ये छाया दिखाई देती है। तो ये जो पीछे हमने खड़ा किया, फिर दीवार होगी, कोई जमीन होगी, वो क्या किसी पर्दे की तरह कार्य करती है। अब देखो, जैसे कि क्रियाकलाप दिया गया है, एक पर्दा लेना है, उसके पीछे से लाइट लगानी है तथा लाइट के और पर्दे के बीच में हमें इस तरह की अपने हाथों से आकृतियां बना बनाकर देखनी है। तो जैसे हम ये आकृति बनाएंगे, जो हमारे हाथों की परछाई है वो सामने की ओर आ जाएगी तथा जिसको हम आसानी से देख पाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी छाया होती है वो केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है, बिना पर्दे के हम छाया को नहीं देख सकते। जो जमीन होती है, कमरे की दीवार होती है, इमारतें होती है, अन्य तरह की जो भी वस्तु होती है वो पीछे के पर्दे की तरह ही कार्य करती है। क्रियाकलाप नंबर 4। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? नहीं, छाया से जो कुर्सी की सही आकृति है उसका ज्ञान नहीं होता। यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दे तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो जैसे अगर हमें धूप के अंदर कोई कुर्सी रखी हुई है तो जिस तरफ सूर्य की किरणें होगी उससे दूसरी तरफ उसकी परछाई बनेगी और जैसे जैसे हम उसको घुमाते जाएंगे वो परछाई भी हिलेगी। एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी होती है? जब आप बॉक्स को बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। मान लिया हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स है, अगर सूर्य हमारा इस साइड है तो जो परछाई होगी वो किस तरफ बनेगी? इस तरफ बनेगी और उसका आकार थोड़ा सा ऐसा होगा। लेकिन अगर यही सूर्य हमारा डब्बे के इस तरफ चला गया या फिर हमने डब्बे को थोड़ा सा खिसका दिया, ये वाला फलक सूर्य के सामने कर दे तो जो परछाई होगी वो हमारी इतनी बड़ी बनेगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर हम बॉक्स को लंबाई में रखेंगे तो जो परछाई होगी वो छोटी बनेगी और अगर हम उसको चौड़ाई में रखेंगे तो जो परछाई होगी वो बड़ी बनेगी। तो इस तरह से अब अगला प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा सूची छिद्र कैमरा। शायद आप यह सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हमें केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना है तो हमें बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 5। इसके लिए हमें 2 बॉक्स लेने हैं, एक थोड़ा बड़ा, दूसरा थोड़ा सा छोटा। और इसको क्या करना है, जो बड़ा बॉक्स है उसके बीचों बीच एक हमें छोटा सा छिद्र बनाना है, बिल्कुल ही बारीक छिद्र। इसीलिए इसको सूची छिद्र कहते हैं। सूची मतलब सुई, सुई के आकार का हमें छिद्र करना है। जो छोटे वाला बॉक्स है उस पे हमें इसी यहाँ पे छोटा सा पर्दा काट लेना है, आयताकार 5 गुना 6 सेंटीमीटर का, तथा इसके ऊपर हमें पारभासी या फिर कोई ट्रेसिंग पेपर चिपका देना है। फिर इस वाले जो
ये छोटा वाला बॉक्स है, इसको बड़े बॉक्स के अंदर इस तरह से रख देना है। तो ये हमारा जो सूची चित्र कैमरा है वो उपयोग के लिए तैयार है। सूची चित्र कैमरे को लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे में से देखिए, आपको सिरे का तथा सूची चित्र कैमरे को, तो जैसे कि हमारा इस तरह से बॉक्स तैयार हो गया था। अब हमें क्या करना है कि इधर से जो ये वाला इसका भाग है, इस वाले भाग से, जो ये वाला भाग है, इधर से हमें देखना है। लेकिन देखने से पहले क्या करना है, इतना एरिया जो ये यहाँ तक का एरिया है और अपना मुंह जो यहाँ पे होएगा वो हमें एक काले रंग के कपड़े से ढक लेना है, ताकि अंदर प्रकाश न हो, केवल बाहर से इसी छिद्र में से प्रकाश हमारे पास पहुंचे। काले रंग के कपड़े से ढकने के बाद सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारत को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र के बड़े बॉक्स के आगे पीछे तक खिसकाइए, जब तक दूसरे छोर पर लगे ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिल जाए। मतलब जब तक कि वहां पर साफ तस्वीर न हो जाए तब तक हमें इसे खिसका कर देखना है। क्या सूची चित्र कैमरे की प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? जो वहां पर हमने प्रतिबिंब लिया है, फिर जो वहां पर फोटो हमारा बना है, क्या बाहर से हमारी आंखों से देखने में और भिन्न आता है? हाँ, थोड़ा सा भिन्न आता है। जो वहां पर हम देखेंगे वो उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क के गतिमान वाहनों एवं व्यक्ति को देखिए, तो वो भी हमें उसमें से दिखाई दे जाते हैं। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर के वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे होते हैं? आश्चर्य आश्चर्य। तो जो इस तरह का हमारा सूची चित्र कैमरा होता है, उसके आर पार जो प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो वे उल्टे बनते हैं, सीधे नहीं होते। दूसरी बात है कि उनके रंग दिखाई नहीं देते, केवल ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ही वहां पर बनती है। तो हुई ना ये आश्चर्य की बात। आइए अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाकर देखें। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र पर बने। क्या आप सूर्य के वर्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया पर देखते हैं? तो सूर्य का प्रतिबिंब हम किस प्रकार बना सकते हैं? हमें गत्ते की बड़ी शीट लेनी है तथा उसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र करना है। इस छिद्र के बाद इसको क्या करना है, हमें सूर्य के सामने करना है। जब सूर्य की किरणें इसमें से निकलेगी तो वो क्या होती है, इस छिद्र में से जितनी किरणें निकलेगी उसको एक सपाट इलाके में फिर किसी साफ सुथरे जगह पर उस रोशनी को देखना है। तो वहां पर क्या दिखाई देगा, हमें सूर्य की जो आकृति होती है, गोल आकृति, वो दिखाई देगी। अगर इसी प्रयोग को हम किसी ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय देखें तो जो गोल आकृति होती है, गोल न होकर ग्रहण के आकार की फिर चंद्राकार रूप धारण कर लेगी। इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं। ये जितने भी अब हमने सूची छिद्र कैमरे बनाए थे, ये क्या थे, हमारे कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। लेकिन अगर हम यही कार्य प्रकृति में देखें तो प्रकृति में भी अनेक ऐसे सूची छिद्र कैमरे होते हैं जिनको हमने कभी न कभी देखा होगा। कभी कभी हमें ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों सारी पत्ती होती है, तब हमें उसी वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। देखो इस तरह से ये सूर्य के प्रकाश के विभिन्न धब्बे हैं। अगर हम इन धब्बों को ध्यान से देखें तो सबकी आकृति क्या होती है, गोल होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जगह हमारी ऐसी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, लेकिन जितनी भी हमारी आकृति दिखेगी वो यहाँ पर सब गोल गोल ही दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य की आकृति क्या होती है, गोल होती है। अगर यही प्रयोग हम सूर्य ग्रहण के समय देखें तो जितनी भी गोल आकृति होती है, गोल न होकर कैसी हो जाएगी, जैसे ग्रहण के समय सूर्य हो जाता है। इतना दिखाई दे रहा है तो फिर इतना ही दिखेगा। यहाँ पर जितनी गोल गोल आकृति थी, गोल गोल न होकर इस तरह की बन जाती है। फिर आता है क्रियाकलाप नंबर 6। आइए पाइप का एक छोटा टुकड़ा, पहले का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि का, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गति करता हो। क्योंकि अगर प्रकाश यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा निकल सकता हो, जैसे कि यहाँ पर पत्तियों में से अगर निकल सकता है इधर उधर से, तो उसकी परछाई ऐसी गोल बनने की आवश्यकता नहीं हो। इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, तो फिर पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश या फिर किसी भी चीज का जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप नंबर 6।
आइए पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली ले, कमरे के एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रख दे। अब कमरे के दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, हमें क्या करना है, हमें एक पाइप का टुकड़ा लेना है या फिर कोई भी पाइप का टुकड़ा लेना है या फिर रबड़ की लंबी नली लेनी है। अगर वो नली सीधी है तो उसमें से हमें जो सामने रखी मोमबत्ती है उसकी लो दिखाई देगी, लेकिन अगर वो नली हमारी मुड़ी हुई है तो उसमें से जो मोमबत्ती की लो इसके सामने है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है केवल सीधी रेखा में ही गति करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में वो गति नहीं करता। दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। दर्पण मतलब शीशा जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में ही देखते हैं। मतलब जो हमारा मिरर होता है उसके सामने जो भी चीजें रखी रहती है वो हमें उसमें दिखाई देती है। वो दिखाई किस वजह से देती है, परावर्तन के कारण। कभी कभी हमें झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देखने को मिलता है। तो वो भी क्या है, एक प्रकार के दर्पण का कार्य उस समय पर करते हैं। तो आ जाता है प्रकाश की, तो आ जाता है क्रियाकलाप नंबर 7। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा किसी अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। तो इसमें हमें देखो क्या करना है। इस क्रियाकलाप में एक मित्र को तो खड़ा हो जाना है टॉर्च लेकर, एक मित्र खड़ा हो जाएगा हमारा मिरर लेकर, फिर शीशा लेकर, और एक मित्र हमारा खाली खड़ा रहेगा। तो टॉर्च वाले को मिरर के ऊपर लाइट लगानी है तथा उसको घुमा घुमा कर इस प्रकार एडजस्ट करना है कि जो प्रकाश की पुंज है वो जो अलग खड़ा हुआ मित्र है उसके ऊपर जाके पड़े। तो हमने अब तक क्या देखा था, जो प्रकाश था वो सीधी रेखा में गति कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वो मिरर के ऊपर या फिर जैसे ही वो दर्पण के ऊपर पड़ा तो वहां से उसकी गति मुड़ गई। तो किसकी वजह से मुड़ती है, जो प्रकाश की दिशा होती है परावर्तन के कारण मुड़ती है। तो दर्पण प्रकाश की दिशा को परावर्तित करके मोड़ देता है। फिर आता है क्रियाकलाप नंबर 8। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरे रंग की शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च के प्रकाश पर डालिए। तो देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। तो क्रियाकलाप नंबर 8 में हमें क्या करना है, एक हमें थर्माकोल का बॉक्स लेना है, उसके ऊपर हमें कंघी को रख देना है तथा एक साइड में हमें मिरर खड़ा करना है। अब हमें जैसे ही हम कंघी के नीचे से हम प्रकाश डालेंगे इधर से, तो क्या होगा कि इसकी परछाई हमें इस पर दिखाई देगी, लेकिन जो भी प्रकाश की परछाई हमारी मिरर में जानी थी उसकी वजह से क्या आ जाएगा, हमारा इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो प्रकाश होता है वो दर्पण के द्वारा परावर्तित हो जाता है, जिससे कि दर्शाया गया पैटर्न बन जाता है। इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। फिर आ जाते हैं पाठ के प्रमुख शब्द। दीप्त जो जलता है जैसे सूर्य, दर्पण, दर्पण को हम शीशा कह सकते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, सूची छिद्र कैमरा हमने बनाया था। दो गत्ते के बॉक्स लिए थे, इनमें से एक बॉक्स में हमने सुई से छेद किया था तथा दूसरे पर एक पर्दा लगाया था जिसको एडजस्ट करने से हमें बाहर की चीजें कैमरे के रूप में दिखाई दे रही थी। परावर्तन होता है प्रकाश की किरणों का दर्पण के ऊपर पड़ने से पूर्ण रूप से मुड़ना। छाया किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा प्रकाश के मार्ग के अवरोध करने से जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो छाया कहलाती है। पारभासी ऐसी वस्तु होती है जिसके आर पार पूर्ण रूप से न दिखाई देकर लेकिन आंशिक रूप से दिखाई देता है। पारदर्शी ऐसी वस्तु जिसके आर पार पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जैसे कांच का टुकड़ा। आ जाता है पाठ का सारांश। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने नहीं देती, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने देती हैं तथा हम इनकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण से सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जाता है। इसका उपयोग सूर्य तथा अन्य दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने में किया जा सकता है।
प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न, देख लेते हैं इनको भी। नीचे दिए गए बॉक्स के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हम अपारदर्शी वस्तु के बारे में जानकारी मिलने में सहायक हो। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है, तो इन अक्षरों से हम ये बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाता है, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी, दीप्त अथवा अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए मैं बता देती हूँ कौन कौन सा क्या है। वायु क्या है? वायु पारदर्शी जल, पारदर्शी चट्टान का टुकड़ा, अपारदर्शी एल्यूमिनियम की शीट, अपारदर्शी दर्पण, पारदर्शी लकड़ी का तख्ता, अपारदर्शी पॉलिथीन की शीट। ये हमारे अगर रंगीन है तो फिर ये पारभासी होती है, अगर रंगहीन है तो ये पारदर्शी होती है। सीडी अपारदर्शी, धुआं पारभासी, समतल कांच की शीट ये हमारी पारदर्शी होती है। कोहरा हमारा पारभासी होता है। लाल तप्त लोहे का टुकड़ा यह अपारदर्शी होता है। छाता हमारा पारभासी होता है। प्रकाशमान प्रदीप्त नलिका जो होती है वो दीप्त होती है। दीवार अदीप्त होती है तथा पारदर्शी होती है। प्रश्न नंबर 2 में से हमें क्या अपारदर्शी वस्तुओं को पारदर्शी को पारभासी, दीप्त अदीप्त में वर्गीकरण करना है। तो इनमें से कुछ वस्तु ऐसी होगी जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी में आएगी, जैसे कि वायु, जल, दर्पण, पॉलिथीन शीट, समतल कांच की शीट, कार की जाली। कुछ ऐसी होगी जो इनमें से अपारदर्शी होगी, जैसे कि चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम की शीट, लकड़ी का तख्ता, सीडी, कार्बन पेपर की शीट। कुछ ऐसी होगी जो दीप्त होती है, जैसे चंद्रमा, जुगनू, सूर्य, तेल का स्टोव, गैस बर्नर, प्रकाशमान टॉर्च, प्रकाशमान प्रदीप्त नलिका, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा। तो ये सारे के सारे हमने इनका अध्ययन कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। ये क्या है? एक बेलनाकार आकृति की परछाई आयताकार या फिर गोल बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु को या फिर अपना परावर्तन या फिर परछाई को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता। अध्याय नंबर 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।